प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 3 के तीसरे अध्याय धारा लूप पर बलों का आघूर्ण और चल कुंडली धारा मापी को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। हमारे पास एक धारावाही लूप है, आयताकार धारावाही लूप PQRS, एक आयताकार धारावाही लूप है। ठीक है, इसका हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। लूप की भुजा चुंबकीय क्षेत्र B से फाई कोण पर है, फाई कोण पर है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप PQRS रखा हुआ है। इसमें धारा ऐसे बह रही है। इसकी लंबाई L है तथा चौड़ाई B है। चौड़ाई क्या है? B है। जो धारावाही लूप की भुजा QR है, वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है? ये चुंबकीय क्षेत्र कितना कोण बना रही है? फाई कोण बना रही है। तो यहां पे एक T लिखा, यहां लिखा त्रिभुज QTR में कॉस फाई का मान क्या होगा? आधार बटे विकर्ण QT अपॉन QR, QT अपॉन B, QT इज इक्वल टू B कॉस फाई। अब इस आयताकार लूप को जब रखा गया है, धारावाही है, तो इस पर बल भी लगेगा। तो इस पे बल कैसे लग रहा है? F1 ऊपर की ओर। इसमें बल कैसे लग रहा है? F2 नीचे की ओर। इसमें F3 बल भुजा के लंबवत, इसमें F4 बल भुजा के लंबवत। तो F1 बल कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा IBL साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा PQ और RS दोनों भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो कितना हो गया? F1 इज इक्वल टू IBL, IBL। यही मान F2 का होगा, F2 भी कितना होगा? IBL साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू IBL। F3 IBB साइन फाई, क्योंकि ये वाली भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से फाई कोण बना रही है, तो IBL साइन थीटा होता है IBB साइन फाई। तो F4 कितना हो जाएगा? IBB साइन फाई। अब देखो F3 का मान F4 के बराबर है और ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। ये वाला बल ऊपर की ओर काम कर रहा है और ये वाला बल नीचे की ओर काम करने लग रहा है। ये दोनों एक बल एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। अब F1 और F2 ऐसे बल लगा रहे हैं। मेरे हाथ की दिशा देखो, ये हाथ, दोनों एंटी पैरेलल हैं और अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रहे हैं।
तो ये दोनों बल मिलके क्या बनाएंगे, F1 व F2 क्या मिलके क्या बनाएंगे, बल युग्म। ठीक, दोनों बल युग्म बनाएंगे और बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बल कितना है हमारे पास F1 और दूरी कितनी हो जाएगी, देखो दोनों बलों के बीच में दूरी लंबवत दूरी है QT। इसकी गणना हम कर चुके हैं। तो बल कितना हो गया I BL, QT कितना हो गया B cos फाई। तो टाउ का मान क्या हो गया I L क्रॉस B cos फाई। तो ये टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा IAB cos फाई, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अगर कुंडली में n फेरे हैं, कितने फेरे हैं, कुंडली में लूप में n फेरे हैं, लूप में n फेरे हैं हो तो टाउ का मान कितना हो जाएगा NIAB cos फाई। तो ये बहुत साधारण तरीके से डेरिवेशन हो गया है। अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे। सेकंड केस में क्या लेंगे हम, ये डायग्राम, इसी डायग्राम में हम करेंगे। सेकंड केस में हम लेंगे कि जो हमारा क्या कहलाता है आपका एकांक सदिश कितना कोण बना रहा है, ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री। तो इस कोण को कितना मानेंगे थीटा। सेकंड केस, जब एकांक सदिश n कैप चुंबकीय क्षेत्र से, मतलब लूप की भुजा के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है, कोण बनाता है। देखो एकांक सदिश QR भुजा के लंबवत है। एकांक सदिश क्या है, इस भुजा के QR भुजा के लंबवत है। तो अब क्या होगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो बल का आघूर्ण लग रहा है वो क्या है NIAB cos फाई, मान रखा NIAB cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है NIAB cos थीटा, सॉरी साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो ये तब फार्मूला यूज करेंगे जब एकांक सदिश से और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दे रखा हो। तीसरा केस आता है, सिंपल केस है, जब जो भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है समांतर है। कैसे, इधर देखो, ये वाली डायग्राम तो इसकी है, आपने चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है और चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप बना दिया और ये PQRS, ये भुजा क्या है, QR भुजा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है समानांतर है। जब ये समानांतर हो जाएगी तो फाई कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। तो बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण NIAB cos फाई दैट इज इक्वल टू NIAB cos 0 डिग्री, और इसका मान क्या आ जाएगा NIAB। तो ये
बलयुम का आघूर्ण लग रहा है। हमने तीनों केस डिस्कस किए। इसके बाद हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें पेपर में, बोर्ड के पेपरों में हमेशा आता ही आता है, वो कहलाती है चल कुंडली धारा मापी। क्या कहलाती है? चल कुंडली धारा मापी। ये धारा मापी होती क्या है? किसी परिपथ में अगर धारा बह रही है तो धारा के बहने की उपस्थिति को जो यंत्र बताता है वो धारा मापी कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा मापी कहलाता है। तो चल कुंडली धारा मापी क्या है? एक यंत्र है जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा को, कि धारा बह रही है या ना बह रही है, उसको बताता है। चल कुंडली धारा मापी। ये किस सिद्धांत पे काम करती है? जो अभी हमने डेरिवेशन किया। जब किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलयुम का आघूर्ण कार्य करता है। जब किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलयुम का आघूर्ण कार्य करता है। अब ये धारामापी दो प्रकार की होती है। धारामापी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है निलंबित कुंडली धारामापी। इसी को हम डिस्कस करेंगे पहले। ये निलंबित कुंडली धारामापी होती क्या है? इसका डायग्राम क्या है? देखिए, यहां पे एक मरोड़ टोपी है। इस मरोड़ टोपी से, कौन सी टोपी है ये? मरोड़ टोपी। अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्सन हेड। ये एक फास्फर ब्रॉन्ज पत्ती है। इस पे एक दर्पण लगा हुआ है और इसका निचला सिरा एक कुंडली से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कुंडली से। आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं। ये दर्पण है। ये दो अवतलाकार शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखी होती है। ये कुंडली क्या है? अवतलाकार शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी होती है। यहां पे इसको नीचे स्प्रिंग से जुड़ा होता है। यहां से धारा जाती है T2 में, टर्मिनल T2, और बाहर चली जाती है। यहां पे धारा T1 से आ रही है, बाहर जा रही है। ये एक बहुत साधारण डायग्राम है, चित्र है इसका। मरोड़ पत्ती में तार को लटकाते हैं, ऊपरी सिरे को तार को बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं। दर्पण लगा होता है, कुंडली है, ये स्प्रिंग है। अब क्या है? अवतलाकार आकृति जो चुंबकीय ध्रुवों की है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये जो कुंडली है, ये जो धारावाही लूप है, जब उसमें धारा प्रवाहित होगी वो दोनों ध्रुवों के बीच एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है। जब हम टर्मिनल T1 से धारा को प्रवाहित करेंगे तो धारा फास्फर ब्रॉन्ज पत्ती से होते कुंडली में प्रवाहित होगी। जब कुंडली में प्रवाहित होगी तो ये क्या होगा? कुंडली में एक विक्षेपित बल आघूर्ण कार्य करेगा। इसकी जो भुजा है ना धारावाही लूप की, वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। तो एक कौन सा बल कार्य करेगा? एक विक्षेपित बल आघूर्ण कार्य करेगा जो विक्षेप देगा। क्या हो जाएगा ये? NIAB, क्योंकि इसकी भुजा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। जब ये घूमेगा तो है ही, जब धारा प्रवाहित होगी तो बलयुम का आघूर्ण लग रहा, तो बल का जो आघूर्ण लग रहा है वो इसे घुमाएगा। तो घूमने से ये स्प्रिंग क्या होंगे? दबेंगे। इस स्प्रिंग को दबने से जब स्प्रिंग में क्या लगता है? प्रत्यानयन बल आघूर्ण। एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगेगा। कौन सा? प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ये क्या होगा? C5। C क्या कहलाएगी? पत्ती की
मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ दृढ़ता, सी को कहेंगे। या इसे प्रत्यानयन बलागुण पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब कोण कह देंगे। फाई क्या है? ऐंठन कोण, जो कोण घूमा है, जितना कोण घूमा है। तो अब जैसे जैसे धारा ज्यादा होगी वैसे वैसे प्रत्यानयन बलागुण भी ज्यादा बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, ये प्रत्यानयन बलागुण विक्षेपित बलागुण को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में जो आपका टाउ विक्षेपित है वो किसको बैलेंस कर देगा? टाउ प्रत्यानयन को। तो एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई। तो आई इज इक्वल टू सी फाई अपॉन एन ए बी। क्या है ये? सी फाई अपॉन एन ए बी। तो यहां पे अगर हम देखें आई इज इक्वल टू के फाई, के क्या है? सी अपॉन एन ए बी। इसे रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं, दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। तो यहां पे आई किसके अनुक्रमानुपाती आ गया? फाई के अनुक्रमानुपाती। मतलब धारा किसके बराबर है? जो कोण घूम रहा है, जो धारावाही लूप घूम रहा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कोण घूम रहा है। तो जितना धारा, इसका मतलब जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी उतना वो घूमेगा। अब हम आते हैं इसमें एक टॉपिक जिसको कहलाता है, वो कहलाता है धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। इसे फाई अपॉन आई भी कहते हैं। तो फाई अपॉन आई इस सूत्र से देखें हम, समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 होगी थी, समीकरण 1 से देखेंगे हम। समीकरण 1 में क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्या है? सी फाई अपॉन एन ए बी। तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए बी अपॉन सी। इसे कहते हैं धारा सुग्राहिता। मतलब एकांक धारा प्रवाहित करने में कितना ऐंठन कोण होगा, एकांक धारा प्रवाहित करने में कितना ऐंठन कोण होगा, वो क्या कहलाएगी? इसकी धारा सुग्राहिता कहलाएगी। अब एक चीज आती है, इसे कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। तो ये फाई अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं इसे। वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आई आर। तो हम आई का मान रखें सी फाई अपॉन एन ए बी आर। तो फाई अपॉन वी किसके बराबर हो जाएगा? एन ए बी अपॉन सी आर। ठीक है, एन ए बी अपॉन सी आर। तो एकांक वोल्टता के लिए कितना ऐंठन कोण होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? वोल्टेज सुग्राहिता कहलाएगी। ये निलंबित थी। अब हम किलकित कुंडली धारा मापी को करेंगे। किलकित, इसे वेस्टर्न कुंडली धारा मापी भी कहते हैं। इसका चित्र देखें तो चित्र में क्या है? ये वोल्टेज सुग्राहिता वगैरह सब वही रहेंगे। इसके चित्र को देखते हैं हम। इसके चित्र में क्या है? यहां पे एक अवतलाकार आकृति के दो चुंबकीय ध्रुव हैं। इनके बीच में एक कुंडली को लटकाया गया है। यहां पे ये स्पाइरल स्प्रिंग है। यहां से धारा आ रही है टर्मिनल T1 से। यहां पे क्या है? आपका स्केल है। ये आप कहां यूज करते हो? ये हम यूज करते हैं भाई जी, हम यूज करते हैं इसे लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में। ये पॉइंटर अगर ऐसे जा रखा है तो पाइवोट कैसे होगा? ऐसे जाएगा। ये पॉइंटर है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं?
पॉइंटर, मतलब इस जो आपको रीडिंग दिखा रहा है। ये यहां से लटका हुआ है, यहां पे भी स्पाइरल लटकी हुई है, और यहां से क्या हो रहा है, टर्मिनल T2 को धारा जा रही है T2 से। यहां से धारा आई थी टर्मिनल T1 से, ये भी धारा जा रही है। ये धारामापी वेस्टर्न जो हम यूज करते हैं, प्रयोगशाला में यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, ये केवल धारा की उपस्थिति को बताता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपकी कुंडली। अब इसकी वर्किंग वही है जो निलंबित कुंडली धारामापी की है। वही है कि जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो एक विक्षेपित बल आघूर्ण कार्य कर गया, उस विक्षेपित बल आघूर्ण के कारण क्या होगी, ये जो स्प्रिंग होंगे दबेंगे, तो उसके कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण काम करेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पॉइंटर रुक जाएगा अपनी एक जगह पे, अपनी एक जगह पे क्या होगा, रुक जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। I इजिकल टू अनुकर्मा, I इजिकल टू C∅/NA आ गया। जितना ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ऐंठन कोण होगा। फिर धारा सुग्राहिता भी ऐसे ज्ञात करेंगे, और वोल्टेज सुग्राहिता के लिए भी डेरिवेशन जैसे अभी हमने किया था, ये NAB/CR वोल्टेज सुग्राहिता ऐसे ही होगा, डिट्टो। तो इसमें बिना समय वेस्ट करे हम अपने नेक्स्ट में आएंगे। पर इसमें जो निलंबित कुंडली धारामापी होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट जैसे यूज करना होता है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लेके जाते। और जबकि आपकी जो ये किलकित धारामापी है, ये प्लास्टिक केस में होती है, इसे कहीं भी ले जा लो, इसलिए प्रयोगशाला में इसे यूज करते हैं। जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी तो पॉइंटर कहां रीडिंग देगा, 0 की ओर रीडिंग देगा। ठीक है साहब। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं धारामापी का एमीटर तथा वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारामापी का एमीटर तथा वोल्टमीटर में रूपांतरण। एमीटर क्या होता है, जो धारा के मान को ज्ञात करता है, बताता है कि कितनी धारा बह रही है। धारामापी तो ये बताता है ना परिपथ में केवल धारा बह रही है या नहीं बह रही है, कितनी धारा बह रही है वो एमीटर बताता है। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, धारामापी के समांतर क्रम में हम बहुत छोटा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे शंट कहते हैं। जब किसी धारामापी के समांतर क्रम में बहुत छोटा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे शंट कहते हैं, वो लगाते हैं। अब जो धारा आ रही है वो दो भागों में बढ़ जाएगी। IG यहां चलेगी तो यहां कितनी बची, I माइनस IG। ये धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G है। ये धारामापी और शंट किस में है, समांतर क्रम में। किसी भी धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में बहुत छोटा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं लगाते हैं। धारामापी का प्रतिरोध G है, शंट का प्रतिरोध S है। I धारा आई, धारामापी में धारा IG गई तो यहां कितनी बची, IG, I माइनस IG। शंट तथा धारामापी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, Vs किसके बराबर हो जाएगा, Vg के। Vs का मतलब I माइनस IGS इज इक्वल टू IG इंटू G। S का मान कितना हो जाएगा यहां पे, IG G अपॉन I माइनस IG। इस तरह शंट के मान की गणना कर लेंगे। RA क्या है, एमीटर का प्रतिरोध, जो एमीटर बन गया है, क्योंकि ये हमारा पूरा किसकी तरह काम करेगा, अब ये हमारा पूरा काम करेगा एमीटर की तरह। किसकी तरह, एमीटर। एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/RA समांतर क्रम में है, 1/G प्लस 1/S, 1/RA S प्लस G अपॉन GS। तो RA इज इक्वल टू GS अपॉन S प्लस G। इस तरह से प्रतिरोध की गणना कर लेंगे।
ऐसे वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में बहुत उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बहुत उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। किसमें बदल रहे हैं हम, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर। तो इसको बदलने के लिए हमने धारा मापी के क्या लगाया, श्रेणी क्रम में बहुत उच्च प्रतिरोध लगाया। तो ये IG धारा बह रही है, ये पूरा किसकी तरह काम करेगा, वोल्ट मीटर की तरह, वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। कितना विभव है पूरे दोनों में, V। दोनों श्रेणी क्रम में है तो धारा तो एक समान बहनी है, IG। इसका प्रतिरोध कितना है, G। तो IG इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R प्लस जी। तो R प्लस जी किसके बराबर आ गया, V अपॉन IG। तो R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस जी। और RV किसका प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो RV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस जी। तो वोल्ट मीटर में रूपांतरण के लिए हमने क्या किया, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाया। तो धारा क्या होगी, वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध। तो R प्लस जी इज इक्वल टू V अपॉन IG। इससे R की गणना कर देंगे, V अपॉन IG माइनस जी। RV वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, RV इज इक्वल टू R प्लस जी। बेटे मैंने इस अध्याय को बहुत सरल, जो डेरिवेशन आए हैं उनकी उत्पत्ति बहुत सरल तरीके से करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और मैं इसी तरह अच्छा कार्य करने की कोशिश करूं तो बेटे मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह आपको साधारण भाषा में पूरे क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के सारे चैप्टर का YouTube में वीडियो देने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।